So we have studied about to find out the correlation when ranks are given, right? What happens if the rank which are given are same? What I mean to say, कभी किसी दो कंटेस्टेंट को रैंक एक जैसी दे रखी होगी, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में जो आप रैंक को स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है उसमें स्मॉल मॉडिफिकेशन होता है एंड दैट वी विल टेक केयर. बस लेट अस स्टार्ट हाउ टू डील विद दैट. मान लीजिए आपको डेटा दे रखा है, हमने पढ़ा था कि हम नंबर्स दे दिए हैं तो हम उसको रैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं. रिमेंबर द पॉइंट दैट द डेटा which is given to us can be converted to rank, but rank cannot be converted to the data. So if data is given और आपसे किसी ने रैंक कोरिलेशन निकालने को कहा है तो आप स्टेप 1 क्या करेंगे? जो डेटा दे रखा है उसको रैंक में कन्वर्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि रैंक कोरिलेशन रैंक्स पे ही कैलकुलेट किया जाता है. मान लीजिए डेटा दे रखा है, जैसे न्यूमेरिकल है, इसमें दे रखा है डेटा, आपको दे रखे हैं मार्क्स दिए हुए इंग्लिश और हिस्ट्री के. 8 स्टूडेंट्स का डेटा है. अब आपसे पूछा है कि क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छा है वो हिस्ट्री में भी है, या हिस्ट्री में अच्छा है वो इंग्लिश में भी इज अ गुड परफॉर्मर? So what this numerical asks you, this numerical has given you marks of two subjects, marks in two subjects with the 8 students got. What you have to find? We have to find, is there any correlation between the marks of these two subjects? Is there any correlation that a student who is good in English is also good in history? तो हमको ये पता लगाने के लिए चैप्टर कोरिलेशन काम आएगा. अगर न्यूमेरिकल ऐसा था जिसमें लिखा नहीं होता कि फाइंड आउट द कोरिलेशन, तब आप मीन लगाएंगे, मीडियन लगाएंगे, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स लगाएंगे, डिस्पर्शन लगाएंगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कौन सा टूल यूज करेंगे, तब आपको उसको कनेक्ट करना चाहिए. कि न्यूमेरिकल में अगर किसी ने पूछा है, स्ट्रेट में नहीं पूछा कोरिलेशन निकालने का, ये पूछा है कि इज द स्टूडेंट who is good in is a good performer in English is also a good performer in history, how you'll answer it? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें सोचना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छा है वो हिस्ट्री में भी अच्छा है, या ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है इन दोनों के बीच में. मतलब हमें कोरिलेशन काम करना. अब इस न्यूमेरिकल में स्पेसिफिकली रैंक कोरिलेशन निकालने को कहा है. जब रैंक कोरिलेशन स्पेसिफिकली निकालने को कहा होता है तो हमें चाहिए होती है रैंक्स. यहां पर क्या दिए हैं? मार्क्स. मार्क्स क्या है? नंबर, क्वांटिटी. जब क्वांटिटीज दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी है, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं रैंक में. रूल, रिमेंबर द रूल, व्हेन वी कन्वर्ट टू द रैंक, आइदर यू स्टिक इट कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 देंगे एंड वी विल प्रोसीड लाइक दैट, एंड वाइस वर्सा. आप चाहें तो उसको ऑपोजिट कर सकते हैं, लोएस्ट वैल्यू को रैंक 1 देके नेक्स्ट वैल्यू को रैंक 2, एंड यू कैन गो लाइक दैट आल्सो. इट इज योर चॉइस, बट यू हैव टू फिक्स इट. If you are using this concept, then it has to be applied throughout my numerical, for my marks in English, for my marks in history. एक में हाईएस्ट को रैंक 1 दिया है और हिस्ट्री में जब रैंक देने लगे तो हमने छोटे को रैंक 1 दे दिया, तो इट विल गो रॉन्ग. एक जैसा ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. चलिए, मार्क्स इन इंग्लिश, यू कैन सी द मार्क्स विच आर गिवन इन इंग्लिश. सो व्हाट आई एम I have taken the highest marks as rank 1. So English के जो marks हैं आपके 50, 20, 28, 12, 40, 60, 20, 80. Look at here. My rule is this. So what is the highest marks? 80. Obviously, अगर हम इसको रैंक देने जा रहे हैं, उसका रैंक का नाम दे रहे हैं R1, तो 80 को फर्स्ट रैंक मिल गया. सिंपल लॉजिक लगा दिया. सेकेंड 80 के बाद कौन से मार्क्स दिख रहे हैं आपको? 60. फाइन, हमने इसको भी रैंक 2 दे दिया, नो प्रॉब्लम. स्टिल 60 के बाद नेक्स्ट 40, थर्ड रैंक. आफ्टर 40 आई विल गो टू 28, दैट इज फोर्थ रैंक. गिव नाउ, लुक एट हियर. हमने जैसे ही फोर्थ रैंक दिया 28 के बाद, फिफ्थ रैंक अलॉट करने जा रहे थे और हमें कौन मिले? दो मार्क्स सेम मिले, 20, 20. What should I do? Rule. Remember the rule which we have discussed in the last class. That is, if you get same marks, what I am supposed to do? What is the rank which was I am supposed to give? Fifth. So two students, अगर ये अलग अलग मार्क्स में होते हैं तो फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक
इनमें आपस में 2 हैं तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 5th और 6th रैंक 2 लोगों के में डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो दोनों को क्या मिला? 5.5 5.5। ऐसे अगर 20 20 20 3 होते तो 5 6 और 7 3 में डिवाइड हो जाए। सेम लॉजिक। 20 और 20 2 स्टूडेंट्स मिले हैं, रैंक कौन सी देने जा रहे थे? 4th तक दे चुके हैं। नेक्स्ट रैंक कौन सी दे रहे थे? 5th। 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 रैंक यूज होगी, 5th और 6th। तो 5th और 6th डिस्ट्रीब्यूट हो गई 2 स्टूडेंट्स। सो आई राइट 5.5 5.5, राइट। क्योंकि 5th और 6th डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यूज हो गई, तो नेक्स्ट रैंक हमारे हाथ में क्या है देने के लिए? 7th। कौन है 7th के लिए? 15th। यस। नाउ लास्ट वन इज 8। Remember, we started with how many students are there? 8. तो 1 से 8 तक की रैंक हमें we have allotted. Same process. Go for the marks in history. जो history में marks मिले हैं, हम उसमें भी same concept apply करेंगे. What are marks? 40, 30, 50, 30, 20, 10, 30 and 60. See, these are the marks given in front of you. Check it up, the marks. Same concept. Highest marks will get the rank 1 and so on. So what I'm supposed to do? Get the highest mark, give it rank. Now name it as R2. Highest marks, give the rank 1. The highest value I've given first. Next highest is 50, so I give it 2, second rank. Next highest value I could find is 40, I give it 3. Next highest value I get is 30, but there are 3 30s, right? 1, 2, 3. So what? Same process. What is the rank I was supposed to give? 4th. 1, 2 और 3 रैंक दे चुके हैं, हम 4th रैंक देने जा रहे हैं और कितने लोग मिले हैं? 3 एक जैसे। तो 4th, 5th और 6th ये 3 रैंक तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 4 होते तो 4th, 5th, 6th और 7th रैंक डिवाइडेड बाय 4 होते। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग मिले थे तो हमने 2 5th और 6th रैंक यूज कर ली डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में। यहाँ पे 3 लोग मिले तो 4th, 5th और 6th रैंक यूज हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3। सो ईच वन ऑफ देम विल गेट 5, राइट। सो आई गिव इट 5, इसको भी मिल गया 5, 3 एक जैसे हैं, लुक एट हियर। सो आई गिव इट 5 5। 4th, 5th एंड 6th रैंक दे आर अलॉटेड। व्हाट इज द नेक्स्ट रैंक जो हमें अलॉट करनी है? 7th। 7th रैंक किसको देंगे? 30 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर 20, सो आई विल गिव इट 7। 10th को आखिरी 8th, और यह मैच कर लेते हैं। 8th आखिरी रैंक थी और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 8। तो एक फर्स्ट रैंक से लेके 8th रैंक तक डिस्ट्रीब्यूट हो गई अमंग दी स्टूडेंट्स। सो आई गिवन 8। रैंक देने का कॉन्सेप्ट ही इसमें इंपॉर्टेंट है, जहां रिपीटेड नंबर्स मिलते हैं। ये कब? जब आपको डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में दिया है और पूछा क्या है? रैंक कोरिलेशन निकालना। अगर सिर्फ कोरिलेशन निकालने को पूछा होता और मार्क्स दिए थे तो व्हाट वी वुड हैव डन, हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेते। क्यों? क्योंकि कार्ल पियर्सन ऑफ कोएफिशिएंट जो है स्मॉल r किसमें निकलता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज में। मार्क्स क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज। हम r इजीली निकाल सकते थे। उसको रैंक में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द क्वेश्चन हैज आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द रैंक कोरिलेशन। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन ही रैंक कोरिलेशन पूछा है तब तो हमें इसको रैंक में कन्वर्ट करके ही रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाना है। अब R1 एंड R2 वी गॉट इट। सेम प्रोसेस वी हैव स्टार्टेड कि हम R1 माइनस R2 कैलकुलेट करेंगे, जिसे कहते हैं D। उसके बाद हम इसको स्क्वायर करेंगे, then we will find out its summation. Once we will do the summation, straightway we will put it in the formula of R Spearman rank correlation, 1 minus 6 summation D square n square minus 1. Now that will give you the answer. So what I'm supposed to do is I have to find out the difference between R1 and R2. Do not look to the marks now. Focus on only R1 and R2. Focus on this. So 7 and 3 gives you the difference. You can go to R2 minus R1 as earlier I said. It doesn't matter because once you square it, sign becomes positive. So difference between 7 and 3, 4. 5.5 minus 5. So it gives you 0.5. 4 minus 2 gives you 2. Then 8.
right? This is first, second, third, first, second, third. This is fourth. First, second, yes. It's 8 minus 5, 3 minus 7, 2 minus 8, 5.5 minus 5, and 1 minus 1. This is you got it, right? Square it. It gives you 16, it gives you 25, but it is point, remember? So it's point. Gives it 4, gives you 9, it gives you 16, gives you 36, becomes positive because the negative sign, square positive हो जाता है, 0.25, 0. Add करिए इसको, सारी values को add कर दीजिए. It will give you the value somewhere 81.50. Check it up if you get 81.50. Put this value in this formula. But there is a small change. I said there is a small modification. There is a fun term. Yes. What is that? 6 summation d square. That is some term has to be added. Why? Because what I got repetition of the rank. So what I will do? There is the term. What is m? First thing, let me make you understand. There is a number of terms and the value m. Number of terms means if I'm putting this value, if I'm putting this digit, this term, how many times I have to put it? कितनी बार ये add करना पड़ेगा जो term है हमारी? Let me write it over here. 1/12. This is the complete digit. m cube minus m. ये एक term कहलाती है. ये term कितनी बार numerator में add होगी? जितनी बार आपको ये repetition मिला है. कितनी बार repetition मिला? एक बार यहाँ केस करा हमने, एक बार हमको ये प्रोसेस को यहाँ लगाना पड़ा, 2 बार ऐसा हुआ. तो जब जितनी बार रिपीटेशन आप रैंक करना पड़ रहा है उतनी बार ये टर्म ऐड होगी. एक बार यहाँ केस 1, एक बार यहाँ केस 2. तो कितनी बार जोड़ेंगे हम? 2 बार. किस टर्म को? ऐड दिस टर्म. सो आई विल टेक 1/12 m cube minus m, अगेन 1/12 m cube minus m. 2 बार ये न्यूमरेटर में जुड़ेगी, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, and we'll close this bracket. Again I'm repeating, जब रैंक का रिपीटेशन केस आता है तो जितनी बार रैंक का रिपीटेशन काम करते हो आप, यहाँ पर एक बार हमने रिपीटेशन पे वर्क किया, एक बार हमने यहाँ रिपीटेशन पे वर्क किया, तो 2 बार हमने रिपीटेशन वाला वर्क किया था, तो 2 बार ये टर्म जुड़ेगी न्यूमरेटर. इस बार जब केस नंबर 1 फर्स्ट के लिए, केस नंबर 2 के लिए दूसरी टर्म. अब पहली बार में रिपीटेशन में कितने मेंबर्स थे? 2 मेंबर्स थे. क्यों? 2 लोगों को एक जैसी रैंक मिली. तो पहली वाली टर्म में m की वैल्यू 2 है. m मतलब फर्स्ट टर्म, जो ये वाली फर्स्ट टर्म इसके इसके लिए है, इसके अंदर एक जैसे एक रैंक वाले कितने हैं? एक रैंक वाले 2 लोग थे, क्योंकि दोनों को 5.5 5.5 मिली, 2 लोगों को सेम रैंक मिली. तो m की वैल्यू 2. तो फर्स्ट टर्म में 1 minus 6 summation d square plus 1/12. फर्स्ट टर्म में m की वैल्यू 2. सेकेंड टर्म में m की वैल्यू कितने लोगों को सेम? यस, इट इज 3. सेकेंड टर्म में m की वैल्यू 3. क्यों है ये 3? क्योंकि सेकेंड टाइम तीन लोगों को एक जैसा रैंक मिला है. ये हम लोगों ने 4 5 6 5 और 5 तीन लोगों को एक जैसा रैंक दिया है. Look at it. This is 5 5 5. There are 3 people who got same rank. So second term इस केस के लिए थी, तो उसमें m की वैल्यू 3 आ गई. बाकी डिनोमिनेटर तो n स्क्वायर माइनस 1 होता ही है. कितने n मतलब 8 लोगों को ऑब्जर्व किया है. नाउ यू लुक एट दिस थिंग. ये हमको ये सॉल्व करना थोड़ा सा ध्यान से चाहिए. समेशन ऑफ डी स्क्वायर यहां से पुट करेंगे हम. We will put this 81.50 here. So what I will get it, let me put it over here. It will come somewhere 1 minus bracket 6 times summation of d square, that is multiplied by 81.50. Do this calculation first. Plus term, this gives you 1/12. 8 minus 2, second term 1/12, because it is 3 to the power 3, it gives you 27 minus 3.
solve this numerator, divide this numerator with 8 square minus 1. No, n square minus 1. So if I solve this, I will get 1 minus, it will give you 6 multiplied by 84 divided by 504. You multiply this, we get 1 minus 504 divided by 504. So see, look at what I am getting here. 1 minus 1, 0. This is R. What is rank correlation? Spearman rank correlation coming out 0. What does that mean? It means कोई रिलेशनशिप नहीं है इंग्लिश के मार्क्स और हिस्ट्री के मार्क्स के बीच में. जिस स्टूडेंट ने इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लिए हैं, नॉट नेसेसरी ही इज गुड इन हिस्ट्री एंड वाइस वर्सा. क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू 0 आई डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा. 8 बच्चों के जो मार्क्स मिले हैं उसके बेसिस पर हम बोलते हैं कि इंग्लिश और हिस्ट्री के बीच में, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. पॉसिबल है कि स्टूडेंट हु इज गुड इन इंग्लिश में बी बैड इन हिस्ट्री. पॉसिबल है कि गुड इन इंग्लिश इज ऑल्सो स्टूडेंट हु इज गुड इन इंग्लिश इज ऑल्सो गुड इन हिस्ट्री. There is no standard, there is no relationship between the performance of the English subject and the history subject. So what was my question? The question was to find out the rank correlation and interpret. So what I did, I have found the rank correlation coming out 0, and interpretation is that there is no relationship between the performance of any student in English with his performance in the history. So this is the answer.